my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we are going to start the fifth topic of the third chapter of class 11 history book, that is an empire across 3 continents. So before starting this topic, अगर अभी तक आप लोगों ने इस chapter के previous part को नहीं देखा है, then you can watch the previous part from the link given in my description box, or else you can click on the I button to directly watch the previous part of this chapter. So now without further delay, let's start our today's video. So the name of the fifth topic is कंट्रोलिंग वर्कर्स. सो टॉपिक के नाम से ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक में हम लोग रोमन एम्पायर के वर्कर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रोमन एम्पायर में वर्कर्स को, स्लेव्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता था, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो स्लेवरी वाज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एंशियंट वर्ल्ड. यानी कि एंशियंट वर्ल्ड में स्लेवरी को एक इंस्टीट्यूशन माना जाता था. सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्लेव एंड स्लेवरी. स्लेव का मतलब होता है गुलाम एंड स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी. यानी कि स्लेवरी एक ऐसे प्रैक्टिस या फिर एक ऐसे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ओन करता है, दूसरे व्यक्ति को खरीदता है पैसे देकर अपने स्लेव के रूप में. सो इसी प्रैक्टिस को, इसी सिस्टम को स्लेवरी कहा जाता था. सो बेसिकली प्राचीन दुनिया में स्लेवरी को एक इंस्टीट्यूशन माना जाता था और स्लेवरी लार्ज स्केल में प्रैक्टिस किया जाता था. एंड इवन इन द रोमन एम्पायर में भी स्लेवरी लार्ज स्केल में प्रैक्टिस किया जाता था, बेसिकली इन द रीजन ऑफ द मेडिटेरियन एंड द नियर ईस्ट. यानी कि रोमन एम्पायर में मेडिटेरियन सी के आसपास का जो रीजन है एंड जो ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे स्लेवरी लार्ज स्केल में प्रैक्टिस किया जाता था. नाउ नेक्स्ट हमें क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में बता रखा है कि 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान क्रिश्चियनिटी रिलीजन को रोमन एम्पायर का स्टेट रिलीजन बना दिया जाता है. यानी कि रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया जाता है. सो जब क्रिश्चियनिटी रिलीजन रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बनता है, देन क्रिश्चियनिटी रिलीजन भी इस इंस्टीट्यूशन को यानी कि स्लेवरी को सीरियसली चैलेंज नहीं करता है. सो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी हम लोग वर्कर्स के बारे में, स्लेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, सो अचानक से यहाँ पे क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में क्यों बता रखा है. सो बेसिकली अगर हम क्रिश्चियनिटी रिलीजन की बात करें या फिर किसी भी दूसरे रिलीजन की बात करें, हर एक रिलीजन में हमें यही सिखाया जाता है कि हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहिए. बट स्लेवरी में तो इसका एकदम अपोजिट होता है. स्लेवरी में तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल करता है. सो इसीलिए यहाँ पे ये बता रखा है कि जब क्रिश्चियनिटी रिलीजन रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बन जाता है, देन क्रिश्चियनिटी रिलीजन भी इस इंस्टीट्यूशन को यानी कि स्लेवरी को चैलेंज नहीं करता है. फिर हमें बता रखा है कि जब अगस्तस रोमन एम्पायर के एम्पायर थे, सो अगस्तस के रूलिंग टाइम पीरियड में यानी कि 1st सेंचुरी के टाइम पीरियड में इटाली का जो पॉपुलेशन था वो करीब 7.5 मिलियन था एंड उसमें से 3 मिलियन तो स्लेव्स ही थे. सो इससे हमें पता चलता है कि रोमन एम्पायर में स्लेवरी लार्ज स्केल में प्रैक्टिस होता था. सो बेसिकली स्लेव्स को एक इन्वेस्टमेंट माना जाता था. इन्वेस्टमेंट यानी कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स कि आपको उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. सो स्लेव को भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही माना जाता था. यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्लेव के ऊपर इन्वेस्ट करता है, स्लेव को पैसा देके खरीदता है, दैट मीन्स कि उन्हें स्लेव से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. स्लेव्स अपना लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने ओनर को. सो इसीलिए स्लेव्स को एक तरीके का इन्वेस्टमेंट माना जाता था. फिर हमें बता रखा है कि एटलीस्ट एक ऐसे रोमन एग्रीकल्चर राइटर थे. रोमन एग्रीकल्चर राइटर यानी कि ऐसे रोमन राइटर जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर लिखा करते थे. सो एक रोमन एग्रीकल्चर राइटर थे जिन्होंने लैंड ओनर्स को ये एडवाइस दिया था, ये सलाह दिया था. सो बेसिकली लैंड ओनर्स ही वो व्यक्ति होते थे जो कि स्लेव्स को बाय करते थे, स्लेव्स को खरीदते थे. एंड वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्लेव्स को खरीदते थे क्योंकि लैंड ओनर्स के पास बहुत ज्यादा लैंड होता था. सो उन सारे लैंड्स में काम करवाने के लिए उन्हें चाहिए था स्लेव. सो इसीलिए लैंड ओनर्स ही बहुत सारे स्लेव्स को खरीदते थे. सो एक रोमन एग्रीकल्चर राइटर ने लैंड ओनर्स को ये एडवाइस किया था कि लैंड ओनर्स को इतने सारे स्लेव्स नहीं खरीदने चाहिए. सो ऐसा नहीं था कि ये जो एग्रीकल्चर राइटर थे ये स्लेव्स के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे थे, यानी कि इन्हें स्लेव्स के कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा दया आती थी, बट इसके पीछे उनका एक हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन था. सो क्या हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन था? सो बेसिकली एग्रीकल्चर राइटर के अकॉर्डिंग
जब भी एक लैंड ओनर किसी भी स्लेव को पैसा देके खरीदता है, सो पैसा देके खरीदने के बाद भी लैंड ओनर को अपने स्लेव, अपने गुलाम का लाइफ टाइम का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है। सो भले ही लैंड ओनर अपने स्लेव के हर एक जरूरत को फुलफिल नहीं करता होगा, बट फिर भी जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, सो ये 3 चीज तो उन्हें फुलफिल करना ही पड़ेगा। उन्हें अपने स्लेव्स को खाना तो देना ही पड़ेगा, साथ ही पहनने के लिए क्लोथ्स तो देना ही पड़ेगा और रहने के लिए शेल्टर देना ही पड़ेगा। सो ये जो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो उन्हें लाइफ टाइम तक फुलफिल करना ही पड़ेगा। एंड जो लैंड ओनर्स होते थे वो लोग एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्लेव्स को रखते थे। सो इतने सारे स्लेव्स को खरीदना और फिर इतने सारे स्लेव्स को लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करके रखना, सो इससे लैंड ओनर्स का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता था। सो इसीलिए एग्रीकल्चर राइटर ने ये एडवाइस किया है लैंड ओनर्स को कि उन्हें बहुत सारे स्लेव्स नहीं रखने चाहिए। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि रोमन एम्पायर के जो अपर क्लासेस के लोग थे, यानी कि थोड़े जो उच्च वर्ग के लोग थे, वे लोग अपने स्लेव्स के प्रति, यानी कि अपने गुलामों के प्रति बहुत ज्यादा ब्रूटल होते थे। ब्रूटल यानी कि क्रूएल, बहुत ज्यादा निर्दय होते थे, बहुत ज्यादा कठोर होते थे। वेरस अगर हम ऑर्डिनरी पीपल की बात करें, जो सामान्य लोग होते थे, वे लोग अपना जो स्लेव होते थे उसके प्रति थोड़ा कंपैशन, यानी कि उनके प्रति थोड़ा दया दिखाते थे। सो विद दिस हमारा जो पहला पैरा है इस टॉपिक का वो कंप्लीट हो जाता है। सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा। सो एज वॉरफेयर बिकम लेस वाइड स्प्रेड विद द स्टेबलाइजमेंट ऑफ पीस इन द फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में वॉरफेयर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। वॉरफेयर का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, युद्ध वगैरह। सो फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान वॉरफेयर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एंड इवन फर्स्ट सेंचुरी का टाइम पीरियड बेसिकली अगस्थस का टाइम पीरियड था। एंड अगस्थस के टाइम पीरियड को पीस के लिए, शांति के लिए ही रिमेंबर किया जाता है। सो जैसे ही फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पीरियड में वॉरफेयर कम हुआ, सो फर्स्ट सेंचुरी में रोमन एम्पायर में पीस स्टेबलाइज हो गया, यानी कि शांति स्टेबलाइज हो गया। सो उस टाइम पीरियड के दौरान स्लेव का जो सप्लाई था वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। सो स्लेव का जो सप्लाई था वो तो कम हो गया, बट स्लेव का जो काम है वो काम अब कौन करेगा? सो बेसिकली द यूजर ऑफ द स्लेव लेबर, यानी कि वे व्यक्ति जो कि स्लेव लेबर का इस्तेमाल करते थे, यानी कि यहाँ पे लैंड ओनर्स की बात की गई है। सो जो लैंड ओनर्स थे उन्होंने इस प्रॉब्लम का 2 सोल्यूशन निकाला। पहला सोल्यूशन था स्लेव ब्रीडिंग। सो स्लेव ब्रीडिंग क्या होता है? सो बेसिकली इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ इनकरेजिंग फीमेल स्लेव एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन हु कुड ऑफ कोर्स आल्सो बी स्लेव, यानी कि ये एक ऐसा प्रैक्टिस होता था जिसमें जो लैंड ओनर्स के पहले से ही जो स्लेव्स मौजूद थे, फीमेल एंड मेल स्लेव, उन लोगों में ब्रीडिंग करवाते हैं एंड जो भी चिल्ड्रन प्रोड्यूस होता है उन लोगों को भी अपने स्लेव के रूप में ही रखते थे। सो इस तरीके से वे अपने स्लेव के नंबर को इंक्रीज कर रहे थे। सो ये पहला सोल्यूशन था। एंड जो दूसरा सोल्यूशन था वो था द यूज ऑफ वेज लेबर। सो नाम से ही पता चलता है वेज लेबर, यानी कि ऐसे लेबर जिनको आप वेज दे रहे हो, जिनको आप सैलरी दे रहे हो, पेमेंट दे रहे हो। सो जो लैंड ओनर्स थे वे लोग अब स्लेव के बजाय वेज लेबर का इस्तेमाल करने लगे, उन लोगों से काम करवाने लगे एंड काम के बदले में उन्हें पैसे देने लगे। सो ये 2 सोल्यूशन निकाला था लैंड ओनर्स ने। पहला था स्लेव ब्रीडिंग एंड दूसरा था वेज लेबर का इस्तेमाल करना। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि रोम में बेसिकली फ्री लेबर का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने लगा पब्लिक वर्क्स के लिए। सो फ्री लेबर एंड वेज लेबर सेम ही है। फ्री लेबर का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ऐसे लेबर जो कि फ्रीली काम करेंगे, जिनको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, नहीं, बल्कि फ्री लेबर से यहाँ पे मतलब है ऐसे लेबर जो कि फ्री है, जो कि किसी के कंट्रोल में नहीं है, जो कि स्लेव नहीं है। सो रोम में बेसिकली फ्री लेबर या फिर वेज लेबर का ही इस्तेमाल किया जाने लगा पब्लिक वर्क्स के लिए। सो आखिर फ्री लेबर का ज्यादातर इस्तेमाल क्यों किया जाने लगा? क्योंकि यूज ऑफ स्लेव लेबर कुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव, यानी कि अगर आप स्लेव का इस्तेमाल करते हो देन उसका जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा हो जाता था। सो इसीलिए फ्री लेबर का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने लगा। एंड सेकेंड रीजन ये भी था कि स्लेव का जो सप्लाई था वो भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुका था।
सो स्लेव्स का इस्तेमाल करने से कितना ज्यादा खर्चा होता था लैंड ओनर्स को, वो तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। सो वही सेम चीज हमें नेक्स्ट लाइन में भी बता रखा है दैट अनलाइक हायर वर्कर्स स्लेव्स हैड टू बी फीड एंड मेंटेन थ्रू आउट द ईयर व्हिच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर। यानी कि अगर आप स्लेव से काम करवाते हो, अगर आप स्लेव्स को खरीदते हो, देन लाइफ टाइम तक आपको उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, आपको उन्हें खाने का खर्चा देना पड़ेगा। सो इस वजह से स्लेव्स को हायर करने का, स्लेव्स को रखने का जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा हो जाता था। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट ऑन द अदर हैंड दे एंड फ्रीडमैन, that is slaves who had been set free by their masters, were extensively used as business managers। यानी कि दे से यहाँ पे मतलब है स्लेव्स एंड फ्रीडमैन से यहाँ पे मतलब है ऐसे स्लेव्स जिनको उनके मास्टर ने फ्री कर दिया है। सो स्लेव्स एंड फ्रीडमैन को अब बिजनेस मैनेजर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। सो जो मास्टर्स होते थे यानी कि जो ओनर होते थे, वे लोग बेसिकली अपने स्लेव्स या फिर अपने फ्रीडमैन को कैपिटल प्रोवाइड करते थे। सो इकोनॉमिक्स के टर्म में कैपिटल उस अमाउंट ऑफ मनी को कहा जाता है जो कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो बेसिकली जो मास्टर्स होते थे वे लोग अपने स्लेव्स एंड फ्रीडमैन को कैपिटल प्रोवाइड करते थे ताकि उनके बिहाफ में उनके बिजनेसेस को रन कर सके, यानी कि उनके जगह पे उनके बिजनेसेस को चला सके, या फिर अगर वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे देन उसके लिए भी उन्हें कैपिटल प्रोवाइड किया जाता था। सो विद दिस हमारा सेकंड पैरा कंप्लीट होता है। सो इस टॉपिक में बेसिकली हमें स्लेव्स के डिक्लाइन के बारे में बता रखा है एंड उनके जगह पे वेज लेबर या फिर फ्री लेबर के इस्तेमाल के बारे में बता रखा है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पैरा। द रोमन एग्रीकल्चरल राइटर्स paid a great deal of attention to the management of labor। यानी कि रोमन एम्पायर के जो एग्रीकल्चरल राइटर होते थे वे लोग मैनेजमेंट ऑफ लेबर को लेकर, यानी कि लेबर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, सो इसको लेकर वे लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन पेड करते थे, बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। सो ऐसे ही एक रोमन एग्रीकल्चर राइटर थे जिनका नाम था कोलुमेला। सो कोलुमेला फर्स्ट सेंचुरी के राइटर थे एंड वो बेसिकली स्पेन के सदर्न पार्ट में रहते थे। सो कोलुमेला ने भी लैंड ओनर्स को कुछ रिकमेंडेशन दिया था, यानी कि लैंड ओनर्स को कुछ सलाह दिया था। सो उन्होंने लैंड ओनर्स को ये कहा था दैट लैंड ओनर्स शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ट्वाइस एज मेनी एज दे नीडेड सो दैट प्रोडक्शन कुड बी कंटिन्यूस। यानी कि जो लैंड ओनर्स है उन्हें अपने इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, सो उन्हें अपने इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स का एक रिजर्व स्टॉक रखना चाहिए। रिजर्व स्टॉक यानी कि किसी भी सामान को अगर आप एक्स्ट्रा कहीं पे स्टोर करके रखते हो उसी को रिजर्व स्टॉक कहा जाता है। सो बेसिकली कोलुमेला ने लैंड ओनर्स को यही रिकमेंड किया था कि उन्हें अपने टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का एक रिजर्व स्टॉक रखना चाहिए, ट्वाइस एज मेनी एज दे नीडेड, यानी कि जितना उन्हें जरूरत होता है उसका डबल उन्हें रिजर्व करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? ताकि अगर फ्यूचर में कभी भी लैंड ओनर्स का कुछ भी लॉस हो जाता है या फिर ये जो टूल्स या फिर ये जो इम्प्लीमेंट है उसका जो दाम है वो फ्यूचर में बढ़ जाता है, सो उस टाइम में प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए ये जो रिजर्व किया गया, ये जो स्टोर किया गया इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स है वो काम देगा। सो इसीलिए कोलुमेला ने लैंड ओनर्स को ये रिकमेंडेशन दिया था। उसी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दैट टाइम एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स, यानी कि टाइम के साथ साथ इन सारे आइटम्स यानी कि टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स का जो दाम है, जो कॉस्ट है वो बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं है। सो इसीलिए सामानों को रिजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। सो आई होप कि आपको कोलुमेला का रिकमेंडेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट देयर वाज अ जनरल प्री-असम्पशन among employers that without supervision no work could ever get done। यानी कि एम्प्लॉयर्स का एक प्री अजम्पशन रहता है, यानी कि एक अनुमान या फिर एक धारणा आप कह सकते हैं। सो एम्प्लॉयर्स का एक अनुमान रहता है कि बिना सुपरविजन का कभी भी कोई भी काम हो ही नहीं सकता। अब सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन यानी कि निरीक्षण, देख रेख करना। सो मान लीजिए कि अगर आपके घर में कुछ काम हो रहा है किसी भी वर्कर्स के थ्रू, देन आपके घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर होता है जो कि उन वर्कर्स के ऊपर ध्यान रखते हैं, उन वर्कर्स के ऊपर देख रेख रखते हैं। सो इसी चीज को सुपरविजन कहा जाता है। सो बेसिकली कुछ एम्प्लॉयर्स का ये मानना था कि बिना सुपरविजन के कभी भी कोई भी वर्क हो ही नहीं सकता। सो इसीलिए सुपरविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फ्री वर्कर्स से काम करवाते हो या फिर स्लेव से काम करवाते हो। सो इवन
किस तरीके से सुपरविजन को इजियर बनना है, इसका भी हमें एक मेथड बता रखा है, इसका भी हमें एक तरीका बता रखा है. सो टू मेक सुपरविजन इजियर, वर्कर्स वे समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉलर टीम्स. यानी कि सुपरविजन को इजियर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए जो वर्कर्स होते थे उनको गैंग्स या फिर स्मॉल टीम्स में डिवाइड किया जाता था, स्मॉल टीम्स में ग्रुप किया जाता था. सो कोलुमेला ने इवन ये भी बताया है कि कितने कितनों का जो ग्रुप है वो बेस्ट होता है सुपरविजन के लिए. सो अकॉर्डिंग टू द कोलुमेला, स्क्वाड्स ऑफ 10 यानी कि 10-10 वर्कर का जो ग्रुप है वो बेस्ट होता है सुपरविजन के लिए. एंड इवन ऐसे लोगों को, ऐसे वर्कर्स को ग्रुप में बांटने से आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि हर एक ग्रुप, हर एक वर्कर कितना ज्यादा एफर्ट लगा रहा है अपने काम को करने में और वो लोग कितना ज्यादा वर्क कर रहा है. सो इसीलिए सुपरविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड ग्रुप में वर्कर्स को डिवाइड करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो इन सारे इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि रोमन एग्रीकल्चर राइटर ने मैनेजमेंट ऑफ लेबर यानी कि लेबर को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ बता रखा है. नाउ नेक्स्ट हमें एक दूसरे राइटर के बारे में बता रखा है जो कि एक बहुत ही फेमस राइटर थे जिनका नाम है प्लाइनी द एल्डर. सो प्लाइनी द एल्डर एक बहुत ही फेमस राइटर है एंड इवन उनका एक बहुत ही फेमस बुक है जिस बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री. सो नेचुरल हिस्ट्री का जो ऑथर है वो प्लाइनी द एल्डर ही है. सो प्लिनी द एल्डर ने स्लेव गैंग्स का जो मेथड था यानी कि वर्कर्स को ग्रुप में डिवाइड करना सुपरविजन के लिए, सो ये जो मेथड था इसको सबसे वर्स्ट, सबसे बेकार मेथड बताया है प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए. सो ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा था क्योंकि बेसिकली जब वर्कर्स को गैंग्स में यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था, जब स्लेव्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था, देन उस टाइम में उनके पैरों में चेन यानी कि जंजीरें बांध दी जाती थी. सो इसीलिए प्लाइनी द एल्डर ने इस मेथड को सबसे वर्स्ट मेथड बताया है. सो बेसिकली एक वर्कर जो फ्री होके जितना काम कर सकता है उतना वो अपने पैरों पे जंजीरें बांध के नहीं कर सकता है. सो इसीलिए शायद प्लाइनी द एल्डर ने इस मेथड को सबसे वर्स्ट मेथड बताया होगा. सो विद दिस हमारा तीसरा पैरा भी कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पैरा. So all this look draconian, but we should remember that most factories in the world today enforce similar principle of labor control. यानी कि जितना भी अभी तक हमने लेबर के बारे में पढ़ा, स्लेव्स के बारे में पढ़ा कि स्लेव्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता था, सो ये सब कुछ हमें कठोर लग सकता है, बट साथ ही हमें ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इवन आज के टाइम पीरियड में भी ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रीज है जहाँ पे सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ लेबर कंट्रोल यानी कि जहाँ पे कुछ ऐसे ही प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है लेबर को कंट्रोल करने के लिए. नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ना सिर्फ एग्रीकल्चरल फील्ड में बल्कि रोमन एम्पायर में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी होते थे जहाँ पे लेबर का इस्तेमाल किया जाता था एंड इवन उन सारे इंडस्ट्रीज में लेबर के ऊपर और ज्यादा टाइटर कंट्रोल होता था. सो एल्डर प्लिनी ने फ्रैंकेंसिस फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, उनके कंडीशन को डिस्क्राइब किया है. सो फ्रैंकेंसिस फैक्ट्रीज बेसिकली ऐसे फैक्ट्री को कहा जाता है जिस फैक्ट्री में ऐसे प्लांट्स में कुछ प्रोसेसिंग किया जाता है जिन प्लांट्स के थ्रू एक प्लेजेंट स्मेल क्रिएट किया जाता है. सो बेसिकली परफ्यूम में या फिर अगरबत्ती में जो एक प्लेजेंट सा स्मेल आता है वो स्मेल इन्हीं सारे फैक्ट्रीज में बनाया जाता है किसी प्लांट्स के थ्रू. सो ये जो फैक्ट्री था वो बेसिकली अलेक्जेंड्रिया में था. सो इसी फैक्ट्री में जो वर्कर्स थे, जो लेबर थे, उनका जो कंडीशन था उसी को डिस्क्राइब किया गया है. सो बेसिकली इस फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स थे, जब भी ये लोग फैक्ट्री के अंदर घुसते थे देन वो लोग एक एप्रॉन पहनते थे यानी कि एक यूनिफॉर्म पहनते थे एंड उस यूनिफॉर्म में एक सील लगा हुआ रहता था, फैक्ट्री का एक मुहर लगा हुआ रहता था. सो यूनिफॉर्म के अलावा जब भी वो लोग फैक्ट्री के अंदर घुसते थे देन वो लोग एक मास्क भी पहनते थे एंड वो जो मास्क होता था वो उनके हेड के साथ कनेक्टेड होता था. सो आप पिक्चर में देख सकते हैं. सो एग्जैक्टली इसी तरीके का नहीं बट हाँ ऐसा ही कुछ मास्क वो लोग पहनते थे एंड इसी के साथ साथ जब वो लोग फैक्ट्री से बाहर निकलते थे अपने काम को कंप्लीट करके, सो फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले उन्हें अपने यूनिफॉर्म को यानी कि उन्हें अपने एप्रॉन को और उन्हें अपने मास्क को उतारना पड़ता था. नाउ नेक्स्ट हमें एक लॉ के बारे में बता रखा है, द लॉ ऑफ 398. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स होते थे उनको ब्रांड किया जाता था यानी कि वर्कर्स के स्किन पे
कुछ चिन्ह या फिर कुछ मार्क बनाया जाता था, ताकि अगर ये वर्कर्स फैक्ट्री से भाग जाते हैं और कहीं पे हाइड यानी कि कहीं पे छुपने की कोशिश करते हैं, देन उनके ब्रांड के थ्रू, देन उनके मार्क के थ्रू उन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सके, यानी कि उन्हें पहचाना जा सके। नेक्स्ट हमें बता रखा है दैट many private employers cast their agreements with workers in the form of debt contract to be able to claim that their employees were in debt to them and thus ensure tighter control over them। यानी कि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट एम्प्लॉयर्स होते थे जो कि अपने वर्कर्स के साथ एक तरीके का एग्रीमेंट साइन करते थे, एंड ये जो एग्रीमेंट होता था ये एक फॉर्म का डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट होता था। सो बेसिकली मान लीजिए कि ये ए पर्सन है एंड ये बी पर्सन है। सो ए पर्सन जो है वो एक एम्प्लॉयर है एंड जो बी पर्सन है वो एक वर्कर है। सो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता था जिसको डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता था। सो इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो बी है, जो वर्कर है, उन्होंने ए से यानी कि एम्प्लॉयर से कुछ कर्ज लिया है, एंड अगर वो उस कर्ज को लौटा नहीं पाते हैं एंड उसके बदले में जो ए है यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो बी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसी का मतलब होता था डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट। एंड एक सेकेंड सेंचुरी के राइटर ने ये बताया है कि इस डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से करीब थाउजेंड्स ऑफ ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया था टू वर्क इन सर्विट्यूड, यानी कि अपने आप को सरेंडर किया था एक गुलाम की तरह, एक स्लेव की तरह वर्क करने के लिए, ऑल्दो दे आर फ्री, यानी कि फ्री होने के बावजूद भी इस डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें एक स्लेव की तरह काम करना पड़ रहा था। एंड ऐसे बहुत सारे पुअरर फैमिलीज थे, ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार थे जो कि एक बार कर्ज लेने के बाद उसको वापस नहीं लौटा पाते थे, जिसकी वजह से वे लोग डेप्थ बॉन्डेज में चले जाते थे। एंड रोमन एम्पायर में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते थे जो कि अपने चिल्ड्रन यानी कि अपने बच्चों को भी बेच देते थे इनटू सर्विट्यूड फॉर पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, यानी कि करीब 25 साल की गुलामी के लिए वो अपने बच्चों को बेच देते थे। सो विद दिस इस पैरा में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लास्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट पैरा में बेसिकली एक रोमन एम्पायर के बारे में बता रखा है जिस एम्पायर का नाम है एनास्थेसियस। सो एनास्थेसियस बेसिकली लेट 5th सेंचुरी के एम्पायर थे। सो एनास्थेसियस ने सिटी ऑफ दारा में ईस्टर्न फ्रंटायर को बनवाया था, यानी कि ईस्टर्न बाउंड्री को बनवाया था इन लेस देन 3 वीक्स, 3 वीक्स से भी कम के टाइम पीरियड में। सो ऐसा उन्होंने कैसे किया था? सो बेसिकली उन्होंने लेबर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया था बाय ऑफरिंग हाई वेजेस, यानी कि ज्यादा वेजेस ऑफर करके। सो इसी कारण से ईस्टर्न साइड में जितने भी लेबर थे वे सारे लेबर बहुत ज्यादा काम करते हैं और 3 वीक्स से भी कम के टाइम पीरियड में वे ईस्टर्न फ्रंटायर को रेडी करके एनास्थेसियस को दे देते हैं। सो विद दिस हमने 5th टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको 5th टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट मी डाउन। सो सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।